सो सबसे पहले डाल्टन थियरी ऑफ एटम, उसके बाद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर मॉडल में जे थॉमसन आए, फिर कौन आए भाई, रथरफोर्ड आ गए। रथरफोर्ड के बाद कौन आया वो बताओ। रथरफोर्ड जो है उन्होंने बताया कि सेंटर में इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोमेंट में, मतलब सर्कुलर पथ पे क्या करता है, वो रोटेट करता है। उसकी बात सही थी लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए पिक्चर में कौन आया बताओ, नील्स बोहर करके आया बंदा। अब नील बोहर ने क्या बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंटिन्यूअसली, ये जो ऑर्बिट है उसके ऊपर क्या करता है, वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। ठीक है, अब एक बंदा था मैक्सवेल, मैक्सवेल ने बोला हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशन इवॉल्व होगी, और उसकी वजह से पूरा किस में आ जाएगा, लास्ट में सेंटर में आ जाएगा। तब नील्स बोहर ने एक चीज पढ़ी, उसने ये चीज पढ़ी, अच्छे से स्टडी की कि किस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो किस तरह से क्रिएट होती है, और उसके और मैटर के बीच में कौन सा रिलेशन है, चार्ज पार्टिकल किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट करता है। तब पता चला, मैक्सवेल ने बोला था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल असलरेटिंग मोशन बताता है, जब वो असलरेटिंग मोशन करता है, तब वो कौन से रेज क्रिएट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो क्रिएट करता है। वो हमने अच्छे से देखा। ओके, अब बात ये बन गई, कि फिर अब अगर आपको स्टडी करनी है अच्छे से, तो नील बोहर ने बोला आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आपको स्टडी करना पड़ेगा। आपको किसको स्टडी करना पड़ेगा अच्छे से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्टडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या हुआ वो मैं आपको बता दूं, कि इन्होंने जो एक बात कही वो बहुत बढ़िया सी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी देखी, फिर पता चला कि उसके तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी निकली बताओ, वेव और पार्टिकल। फिर उन्होंने सभी ने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए। फिर नील बोहर ने क्या किया, ये पूरा स्टडी करके नील बोहर ने अच्छा सा अपना एक मॉडल दिया, और उस मॉडल में हमने ये देखा कि किस उसके अकॉर्डिंग टू द बोहर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एन ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं। जब वो घूमते हैं तो कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूमते हैं, हमने वो चीज देखी। यस और नो? यस। अरे यार, इस तरह से आई बात समझ में? यस और नो? ये क्या इमोजी लग रहा है भाई तुषार, यार तेरा कोई फ्रेंड सर्कल थोड़ी ना तो इमोजी रखेगा। यार यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब दिमाग से रख रहा है और तू यार इमोजी रख रहा है यार, बढ़िया बंदा है तू भी। चल कोई दिक्कत नहीं, रख ले इमोजी एक बार और। चलो अब बात करते हैं, ये देखो मेरे पीछे है, इस तरह से नील बोहर ने क्या किया था, एटम दे दिया कि ये सेंटर है और उसके आसपास कौन रहता है, ऑर्बिट्स रहती है। आ रही है बात समझ में? यस और नो? यस अब आप थोड़ा सा समझो, अब आप थोड़ा सा समझो बच्चों कि कैसे होता है। तो यहाँ पे जब भी सेंटर के आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसका रेडियस और उसकी जो एनर्जी है वो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छी, सपोज ये ई है, ठीक है, तो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी जो रेडियस होती है आर एन, वो कितनी होती है बताओ। सबने अब तक के वीडियो क्लियर कर रखे हैं ना, एक भी वीडियो बाकी नहीं चाहिए, अदरवाइज कुछ पता नहीं चलेगा। ए जीरो इंटू एन स्क्वायर, समझे बात, बाई जेड। एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर होता है कि जेड होता है, मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहते बहुत, आपको ही बताना पड़ेगा। क्या था बताओ, जेड स्क्वायर। एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, पक्का? यस। ओके, ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच इंटू जेड स्क्वायर बाई, जेड स्क्वायर बाई क्या था बताओ,
एन स्क्वायर, ये फॉर्मूला का। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तब उसकी वेलोसिटी 2.19 इंटू 10⁵ या 6, आई थिंक 6 आता है, याद नहीं एग्जैक्टली, वो आप देख लेना, ठीक है। सो इट्स 2.19 इंटू 10�6, ओके, या 5 भी हो सकता है, वो आपको देखना है। आप देखोगे तो आप अच्छे से उसको याद कर लोगे, अगर मैं बोलूंगा और याद रखेंगे तो नहीं रख पाओगे, इसलिए मैं बार बार कंफ्यूजन रख देता हूँ। यहाँ पे भी आप एन स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, तो आपको देखना है कि यही है कि नहीं। तो अभी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इन सभी ऑर्बिटल्स में घूमता है, ओके। लो, बात ये, इलेक्ट्रॉन इन सभी ऑर्बिटल्स में घूमता है, ये सभी चीजें नील्स बोहर ने समझाई। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया पढ़ने वाले हैं, और वो आ रहा है द ब्रोगली प्रिंसिपल। इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, ओके, और क्यों ये समझा नहीं पाया, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो नहीं समझा पाया। तो आपने वीडियो में देखा हो लिमिटेशंस? यस सर। ओके, तो अब बात ये बन रही है कि उस लिमिटेशंस की वजह क्या है एग्जैक्टली, ओके। तो वो समझाने के लिए ओके कि अब सुनो, v इज इक्वल टू 2.19 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, ओके। अब बात ये बन रही है कि कुछ ना कुछ तो पंगा है, इतना सारा क्यों, मतलब इतना सारा डेविएशन क्यों, इतनी लिमिटेशंस क्यों। तब आइंस्टाइन का एक चेला था द ब्रोगली, वो आइंस्टाइन का चेला था। अब उसने अब उसने ये बोला कि नील बोर ऐसा बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तब वो रेडिएशन जनरेट नहीं करता है, लेकिन वो जब जंप लगाता है, जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट कर रहा है। और उसके पास ड्यूअल नेचर है, फोटोन की बनी हुई है, उसके पास ड्यूअल नेचर है सर, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। किसकी बात हो रही है बताओ तो, ये किसकी बात हो रही है, फोटोन की, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। उसके पास तो कौन दोनों चीजें बताओ, उनके पास तो दोनों चीजें है सर, ये फोटोन का बना हुआ है, ये पार्टिकल हम लोग इसको फोटोन लेते हैं सर, और ये वेव है तो इसको लैम्बडा होता है, और ये पार्टिकल है तो उसको मोमेंटम भी होता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सर, वो फोटोन से बना है, और उसकी दोनों ड्यूअल नेचर है उसका, वो वेव की तरह भी एक्ट करता है सर, और वो पार्टिकल की तरह भी एक्ट कर सकता है। आपको कैसे पता, तो सर वेव की तरह इसलिए क्योंकि उसकी वेवलेंथ है, और पार्टिकल के लिए इसलिए क्योंकि उसके फोटोन है। आई बात समझ में, आया ना? यस यस सर। क्लियर, इज इट क्लियर? तो Yes, sir. अब द ब्रोगली गया आइंस्टाइन को ये Yes, sir. बताया, तो आइंस्टाइन ने बोला यार एक काम करना, तो उल्टा सोच। हम पढ़ रहे हैं अभी द ब्रोगली प्रिंसिपल, अरे वो मोगली हो, इट्स द Sir, ब्रोगली प्रिंसिपल। sir, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में नहीं आया। वो बाद में समझा दो, पहले द ब्रोगली खत्म कर ले। द ब्रोगली खत्म कर ले, अभी स्टार्ट किया है तो खत्म नहीं करेंगे क्या, बीच में से वहां पे थोड़ी जाऊंगा अब। ओके। हाँ, अब बात ये हो गई कि वहां पे आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने बोला तू एक उल्टा सोच, द ब्रोगली को बोला तू उल्टा सोच। अगर ये लोग ये वेव को दोनों प्रॉपर्टी बता रहे, तू ये सोच हमारा इलेक्ट्रॉन मैटर से बना हुआ है, तो क्या मैटर की भी तो ड्यूअल नेचर होती है, मेटल की भी तो ड्यूअल नेचर होती है, और वो कौन सा होता है बताओ? अरे यार, इलेक्ट्रॉन का जो मैटर है, अगर ये मैटर है तो इलेक्ट्रॉन की भी ड्यूअल नेचर है, इलेक्ट्रॉन भी वेव प्रॉपर्टी एज वेल एज पार्टिकल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। आज तक सब पब्लिक इलेक्ट्रॉन को किस तौर पे देख रही है, पार्टिकल के तौर पे। अगर तेरा वेव पार्टिकल निकल सकता है तो तेरा पार्टिकल भी वेव निकल सकता है, जस्ट राइट। तो द ब्रोगली ने क्या किया, उसने ये बताया कि जब भी एम मास वाला, देखो उसका रूल क्या था, अब उसने ये ट्राई की कि अगर आपके फोटोन को लैम्बडा और वेवलेंथ और मोमेंटम दोनों है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन को भी वेवलेंथ और मोमेंटम दोनों है, तो मोमेंटम जीरो नहीं होना चाहिए। मींस व्हेन m मास कंटेनिंग मैटर v वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, v वेलोसिटी के साथ जब वो स्पीड में होगा, तो उसके साथ सपोज इलेक्ट्रॉन है, उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो वो सीधा नहीं जाएगा,
वो वेव नेचर एग्जिस्ट करता है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, v इज इक्वल टू वेलोसिटी है, तब उसकी जो लैम्बडा है उसके अंदर लैम्बडा भी रहती है, और उस लैम्बडा को हम लोग इस तरह से, और उनके बीच का जो रिलेशन है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपन पी है, यानी लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपन एम वी है। ये चीज उसने बताई। तो द ब्रोगली ने बताया कि अरे वो भाईजान, आप लोग ये बोल रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो ड्यूअल नेचर है, तो हमारा है, और उसका फोटोन का बना हुआ है, फोटोन को वेवलेंथ भी है और मोमेंटम भी है, तब हमारे इलेक्ट्रॉन को भी दोनों चीज है। क्या है उसके पास, लैम्बडा भी है और मोमेंटम भी है, और उन दोनों के बीच का रिलेशन कुछ इस तरह से होता है। व्हेन m मास कंटेनिंग, तो आपको लिखना है द ब्रोगली का, ये 3 मार्क्स में मोस्ट टाइम भी है। व्हेन m mass containing matter will have a velocity v, at that time lambda will be h upon p। ये था द ब्रोगली इक्वेशन, और p है वो मोमेंटम है, उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, h अपन mv। mv लिख सकते हैं। तो मतलब अब इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो सीधा नहीं मूव करेगा, वो वेव की तरह मूव करेगा, ऐसा इसका बोला था द ब्रोगली का। हर कोई द ब्रोगली के ऊपर क्या लगा, हंसने लगा। हर कोई क्या करने लगा भाई, द ब्रोगली के ऊपर हंसने लगा कि हेलो भाई, ये सब तुम क्या कर रहे हो, ये ऐसा कुछ होता नहीं है, ये वो कहने लगे। लेकिन बात क्या हुई पता है, अब बात ये बनी कि उसके बाद आफ्टर सम टाइम एग्जैक्टली क्या हुआ पता है, आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज कि इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्शन बताता था। इलेक्ट्रॉन भी अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता था बच्चों बताओ, इलेक्ट्रॉन भी अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता फ्रैक्शन। था, डिफ्रैक्शन होता था डिफ्लेक्शन। उसका। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वहां पे उसका डिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन भी डिफ्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या था, वेव प्रॉपर्टी है। पक्का, इलेक्ट्रॉन अगर यस। डिफ्रैक्शन बता रहा है तब हमें ये पता चला कि यार तब तो इसकी भी कौन सी प्रॉपर्टी है, वेव प्रॉपर्टी है। फिर चलो एक्सपेरिमेंट में यूज करो, तो आप जो माइक्रोस्कोप यूज करते हो यहाँ पे अपने उसमें लैब में, वो लाइट, हमारी जो लाइट होती है उसकी वेव प्रॉपर्टी पे काम करता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करो, अगर आप कौन यूज करो बच्चों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो वो इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट था। आ रही है बात समझ में आपको, जैसे यस। कि हाँ अब वो और ये इसका जो मैग्निफिकेशन, आप जूम बोलते हो, जूम, वो कितना टाइम बढ़ा था पता है आपको, 50 मिलियन टाइम बढ़ा था। मींस अगर आप छोटा सा आपका हेयर दिख रहे हो तो बहुत बड़ा, आपको मतलब बहुत बड़ा चोटी दिखाई देगी, आपको आपका एक हेयर आपको चोटी की तरह दिखाई देगा। आ रही है आपको बात समझ में, इतना ज्यादा उसका क्या हो रहा है भाई, जूम हो रहा है, मैग्निफिकेशन पावर इतना ज्यादा था। तब सबको पता चला ओ हो, हम जो इलेक्ट्रॉन के बारे में सोच रहे थे वो उससे बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपन एम वी, तो ये मैक्रोस्कोपिकली हम लोग यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप ऐसा सोचो सर, तो मेरे पास सपोज ये, मेरे पास अभी सपोज ये ढक्कन है, ये ढक्कन, इसको मैं थ्रो करता हूँ तो लैम्बडा के साथ, सपोज मेरे हाथ में ऐसा कोई ढक्कन नहीं है, ठीक है, तो मैं इसका मास m है, मैं इसको वेलोसिटी v से करूंगा, इसको मैं वेलोसिटी v से थ्रो करूंगा, तो ये भी तो वेव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाँ, लेकिन इसका मास बहुत ज्यादा है। तो मास ज्यादा होने की वजह से आप लोग ऐसे मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंस में लैम्बडा ऑब्जर्व नहीं कर सकते बच्चों। एट दैट टाइम यू आर नॉट एबल टू जस्ट फाइंड आउट लैम्बडा फॉर द मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंस। आप मैक्रोस्कोपिक सब्सटेंस के लिए लैम्बडा फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको दिमाग में बिठानी है बस, ये बात यहाँ तक हुआ हमारा द ब्रोगली। तो पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है कि द ब्रोगली 1924 proposed that matter like radiation should also exhibit dual nature। मैटर को भी ड्यूअल नेचर होना चाहिए, जैसे फोटोन को वेवलेंथ और मोमेंटम है
उसी तरह इलेक्ट्रॉन को भी वेवलेंथ और मोमेंटम होना चाहिए. Yes or no? Then what he did, he Yes. derived the relation between wavelength and mass, okay, or momentum, which can be written as below. फिर आपको h is equal to क्या लिखना है? लैम्बडा is equal to आप क्या लिखोगे फिर बताओ बच्चों? h अपन p, फिर h is equal to by mv. हाँ, तो अगर कोई v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वहां पे कितनी होगी उसकी वेवलेंथ? लैम्बडा होगी. हाँ या ना? ओके. Yes. फिर आपको ये बताना है, चलो प्रैक्टिकली क्या हुआ. तब तो इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर लिया. तब तो इन लोगों ने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन भी फाइंड आउट कर लिया. अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन को तो कौन सी प्रॉपर्टी है? वेव प्रॉपर्टी है. यस और नो? यस. ओके. लेकिन हाँ, फिर ये वेव प्रॉपर्टी के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना हुआ है और लास्ट में ये सिर्फ और सिर्फ सब पार्टिकल्स के लिए यूज होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए. मैक्रोस्कोपिक के लिए यूज नहीं होता क्योंकि उसमें m की वैल्यू कैसी होती है? बहुत बड़ी ज्यादा होती है. इज इट क्लियर? यस सर. Sir. हाँ, एक सेकंड रुक जाओ, अभी बाकी है. अब इसका मतलब क्या था कि ये सोचना क्या था कि ये सेंटर है, तो अब बोहर ने बोला कि ये स्ट्रेट लाइन में फ्लो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता एग्जैक्टली. इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अब वो कैसे मूव करते हैं बच्चों? वेव में मूव करते हैं. अगर आपको अच्छे से समझना है तो ये बोहर ने ऐसा बताया, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की तरह बिहेव करते हैं. आई बात समझ में आपको? समझ रहे हो? तो उसकी लैम्बडा कितनी होती है? सरकमफेरेंसिस. इसका जो सरकमफेरेंसिस है उसकी वैल्यू कितनी होती है? अब आप देखो यहाँ पे ये लैम्बडा, एक 1 लैम्बडा हुआ, ये सेकंड लैम्बडा हुआ. अरे यार, ये थर्ड लैम्बडा हुआ और ये कौन सा हुआ? 4 लैम्बडा. तो बात ये बनी है इस तरह से मूव कर रहा है. अरे पूरी बात समझ में अभी आपको? तो अब करना क्या होगा? अब इसमें तो जेई नीट में खास पूछते हैं, याद रखना एक बात कि आप सोचो कि यहाँ पे जो है सरकमफेरेंसिस 2 पाई आर होता है. यस और नो? Yes. उसका रिलेशन लैम्बडा के साथ 2 पाई आर एंड लैम्बडा के बीच में हम लोग रिलेशन डिराइव करते हैं. अब सोचो mvr इज इक्वल टू क्या होता है? mvr इज इक्वल टू NH by 2 2 pi. पाई होता है. अब आप सोचो, अब 2 पाई इधर लाते हैं तो 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NH अपन mv. सो 2 पाई आर n लिख देता हूं, 2 पाई आर n, nth ऑर्बिटल के रेडियस इज इक्वल टू n लैम्बडा हो जाएगा. तो अगर इसका मतलब काम का देखो, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको लैम्बडा पता है तो आपको रेडियस मिल जाएगी, और रेडियस पता है तो आपको लैम्बडा मिल जाएगा. समझे बात? n की वैल्यू क्या है? अगर n 4 है, सपोज ये 3 है, टू सपोज ये 4 ही ले लेते हैं हम लोग. सपोज n इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब क्या हुआ पता है? आपका जो 2 पाई आर है, आपका जो सरकमफेरेंसिस है 2 पाई आर, वो पूरे का पूरा कितना होगा पता है? 4 लैम्बडा. उसके अंदर ऐसे ऐसे कितने लैम्बडा आएंगे? 1, फिर ये 2, फिर ये 3 एंड 4. 1 2 3 4. अगर 3 है तो उसमें कितना लैम्बडा आएगा? 3 लैम्बडा आएंगे. अगर 2 है तो उसमें 2 लैम्बडा आएंगे. तो कहने की बात ये है 2 पाई आर इज इक्वल टू n लैम्बडा. तो ये जो है वो आपकी एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है. एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूं तो एक्चुअली मुझे याद तो नहीं है. हाँ, 2.32 लिख लो. 2.32 यही बताना चाहता है. एक्सरसाइज का 2.32 यही बताता है बच्चों. 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? n लैम्बडा आएगा. तो आपको अपनी जो सोच है इलेक्ट्रॉन घूमने वाली, तो नील बोहर की सोच से थोड़ा इसको डिफरेंस सोचना है. अब आपको, अब नील बोहर ने क्या, अब दिक्कत क्या है नील बोहर को? उसने क्या नहीं सोचा था? उसने कभी भी इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर नहीं सोचा था. उसने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचा? फोटोन के बारे में. उसने कभी इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के वेव प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोचा. उसने हर बार इलेक्ट्रॉन को क्या लिया था नील बोहर ने? पार्टिकल के फॉर्म में लिया था. तो आज का जो ये था पोर्शन वो 3 मार्क्स में आ सकता है. समझ रहे हो बात? यस और नो?
Yes. 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 माइक बंद है सर आपका. हाँ ओके, अब मैं एग्जांपल्स लेता हूँ द ब्रोगली के, लेकिन उससे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको समझा देता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल? अब आप थोड़ा सा सोचो कि आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली. यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है. आप जब भी क्या करने वाले हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. सपोज आपने यहाँ से एनर्जी को बम्बार्ड किया, तो एनर्जी थी एच म्यू बाय लैम्बडा, एच म्यू एच सी बाय लैम्बडा. थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एच म्यू जीरो की तरफ. बाकी की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा. सपोज मैं ये बोला हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी एनर्जी से मूव कर रहा है. सपोज वो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के जितना मूव कर रहा है. अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करना है, इसको स्टॉप करना है, तो मुझे यहां से अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा. चलो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बताओ इस इलेक्ट्रॉन को. नेगेटिव. अरे भाई कितना लगाना पड़ेगा, जितनी उसकी मतलब काइनेटिक एनर्जी है सामने उतनी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी कि नहीं. यस. अब वो एनर्जी में हाथ से तो नहीं लगा, हाथ से तो धक्का नहीं लगा सकते इलेक्ट्रॉन को, हाथ से तो मैं नहीं रोक सकता ना इलेक्ट्रॉन को. तो उस टाइम पे यस. मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एनोड और कैथोड ले लेता हूँ मैं. यहाँ पे माइनस रख लेता हूँ, यहाँ पे प्लस रख लेता हूँ. ठीक है, और इस पोटेंशियल यहाँ पे मैं पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ. तो यहाँ पे इतना सफिशिएंट पोटेंशियल अप्लाई करूं, तो इस पोटेंशियल, ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है. ठीक है, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो उससे उसके ऊपर कितनी एनर्जी लगेगी, ईवी. तो ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, तब भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुक जाएगा. सो द पोटेंशियल विच इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो उससे एनर्जी कितनी मिलती होगी, ई इंटू वी के जितनी मिलती होगी, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. चलो अब बताओ, क्लियर हो गया भाई ये? यस. डाउट है तो पूछ लो अभी भी. और सर वो आपने बोला था वो समझाओगे, कौन सा? वो ग्रीन बॉक्स में वो हाँ वो समझाऊंगा ना, मैंने कब मना किया. पेज नंबर 33. समझाऊंगा, अभी नहीं. ओके. बहुत मामू है सर वो. एक डाउट है. हाँ बोलो बच्चे. चलो बोलो बच्चे. हाँ तो क्या सन रेज हमारे घर की लाइट पे पड़ती है? हाँ तो पड़ती है तो क्या एग्जैक्टली पूछना क्या चाहते हो? आई एम नॉट गेटिंग यू प्रॉपरली. बोलो एक बार, लिखो मत यार, टाइम सबका जा रहा है. बोलो क्या दिक्कत, पोटेंशियल होता क्या? है. सर सनरेज जब पड़ती है तब वही पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है. हम तब थोड़ी ना कोई पोटेंशियल लगाते हैं. सपोज तेरे घर पे वो सोलर सिस्टम लगी हुई है, तब तुम क्या करते हो पता है? तुम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सनरेज, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होती है आप उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर करके रख देते हो. आप उसको क्या कर देते हो एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो क्रिएट होती है वो वोल्टेज के फॉर्म में आप उसको सेव कर लेते हो. आई पूरी बात समझ में? सर ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जैसे कि हमारे घर में एक ट्यूबलाइट चालू है. हाँ उसमें ट्यूबलाइट उसकी लाइट हमारे घर पे आ रही है और हाँ जैसे हम सनरेज अभी खिड़की से हमारे घर में आ रहे हैं, हाँ. तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल तब काम करता है. देख वो फोटोन है, उनके ऊपर चार्ज नहीं है. स्टॉपिंग पोटेंशियल चार्ज पार्टिकल के लिए होता है बेटे. वो फोटोन है, तू जो बोल रहा है लाइट्स, वो उसके ऊपर पोटेंशियल कोई काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग एक टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं उसको स्टॉप करने के लिए.
और वो हम इसीलिए लगा सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, अदरवाइज मेरा कोई काम का नहीं है। समझा बात? ओके ओके सर ओके। हाँ, चलो और डाउट है तो पूछ लो बच्चों। सर सर 2 पाई आर आपने फॉर्मूला बताया था और उसमें एन लेमड़ा है तो उसमें लेमड़ा ढूंढना पड़ेगा ना? देखो कोई भी पूछ सकते हैं, इसका मतलब आप ये सीधा ये समझो कि अगर पहली ऑर्बिटल में तो एक ही लैम्बडा होता है, दूसरी ऑर्बिटल है तो वहां पे 2 लैम्बडा होते हैं, तीसरी ऑर्बिटल होते हैं तो वहां पे 3 लैम्बडा होते हैं, और 4 ऑर्बिटल है तो 4 लैम्बडा होते हैं। इस तरह से। तो कैसे सर? उसके लिए फ्रीक्वेंसी ढूंढनी पड़ेगी? अरे नहीं यार, तुझे दिया होगा सब कुछ, इसमें से एक फॉर्मूला है, अभी याद रखना है। मीन्स अभी कैसे है तो तुझे पता चल गया। अगर तुझे लैम्बडा पूछेंगे तो आर देंगे, अगर आर देंगे तो लैम्बडा पूछेंगे क्वेश्चन में। ओके सर। हाँ बोलो भाई, और किसी कोई डाउट? सर हाँ बोलो। सर पेज नंबर 45 पे वो रीडबर्ग कांस्टेंट है, वो आपने नहीं करवाया। ओके, देखो बच्चों, इस रीडबर्ग कांस्टेंट मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि हम एक ही इक्वेशन को फॉलो करेंगे, मैं कभी भी इसका यूज भी नहीं करवाऊंगा। मैंने आपको उसी वीडियो में बताया कि ये वाला पोर्शन आपको लास्ट में पता चलेगा, बामर बामर में, और लास्ट में मैंने उसको कवर कर लिया जो आपको पता नहीं है। अल्टीमेटली यू आर नोइंग दैट। पता है ठीक है, तो आप अभी बोल रहे हो मुझे, तो इसलिए मुझे आपको क्लैरिफाई करना पड़ रहा है कि यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आता है, आर एच इंटू। जेड स्क्वायर। हाँ, तुम्हें पता है तो तुम्हारा डाउट क्या है? मैंने वैसा बाकी नहीं नहीं सर, रखा इसमें है वो। सेंटीमीटर में दिया है। हाँ तो ठीक है ना, अब यूनिट कन्वर्जन मैंने पहले चैप्टर में सिखा रखा है। देखो यहाँ पे गलती होगी मेरी ओके तुम्हारे बात करने से। यहाँ पे एच म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, आर एच इंटू जेड स्क्वायर। अब मैं इसमें से मन चाहे फॉर्मूला बना सकता हूँ, मेरा मन चाहे उतने फॉर्मूला मैं यहाँ से बना सकता हूँ, कि म्यू का बना सकता हूँ, एच सी बाय लैम्बडा का बना सकता हूँ, फिर अगर वेव नंबर है तो वेव नंबर का भी बना सकता हूँ मैं। जैसे आर एच अपन क्या आएगा वेव नंबर में, एच सी, तो मैं ये भी बना सकता हूँ। तो इसीलिए मैं हर कोई नहीं याद रखवाता, मैं तो सिर्फ एक ही याद रखवाता हूँ, ये ब्रह्मास्त्र। एकाध मेथड यस एकाध में शॉर्ट लॉन्ग पड़ेगी, लेकिन रट्टा तो नहीं मानना पड़ेगा सब कुछ, याद तो रहेगा। और क्या, तो ये से अलग अलग से मत याद रखो। और वो एमसीक्यू में आएगा रीडबर्ग वाला, आपको पता ही है ओके पूरा। आगे भी है वो एमसीक्यू बेस्ड, अब ज्यादा हो गया है। अब तक का जो मेन मेन पोर्शन था, देखो नील बोहर का एटॉमिक मॉडल, उसकी लिमिटेशंस, फिर नील बोहर के पोस्टुलेशंस, ये सब थियोरेटिकल। ब्लैक बॉडी फोटो इलेक्ट्रिकल थियोरेटिकल। स्पेक्ट्रा वाले 2-2 मार्क्स के लिए, समझे बात? रुथरफोर्ड और आगे वाले जो है वो थियरी के लिए। ऐसे आपको पता चलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और बताओ कोई यस डाउट सर। है तो? नो सर। चलो हम लोग एक बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ द ब्रोगली वाला, उसके बाद आप कर सकते हो। एक और एक चीज मैं आपको बताऊं, समझो। हमने अब तक द ब्रोगली में यही सीखा कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपन एमवी सीखा, राइट? अब मैं बात कर, यहाँ पे वेलोसिटी और लैम्बडा के बीच में रिलेशन था। अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं बताओ? काइनेटिक एनर्जी और लैम्बडा के बारे में। लैम्बडा एम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, तब आप थोड़ा सा समझो कि मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है या ना? यस दोनों ओर में क्या कर दो, एम एम से मल्टीप्लाई कर दो। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? तो एम वी क्या हो जाएगा, √2 km। सुनो, अरे बात सुनो बच्चों, ये सुनो। यस तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपन एम वी। ये हमारा इक्वेशन 1 है। और ये जो हमें मिला वो कौन सा इक्वेशन मिला बताओ? 2 तो 2 को हम लोग 1 में प्लेस कर दे, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपन √2 km। आई बात समझ में? यस तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर ही सकते हैं।
चलो अगर अब ये याद रख लो, अब ये दोनों याद रख लो अच्छे से। अब इसी के ऊपर से हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। चलो रेडी हो सब? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो इसके बाद अगर आपको डाउट है तो वापिस रिज्वाइन होंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 2.12 देखो। ये पॉइंट इसलिए करवाना पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं इसका वीडियो दे रहा हूं तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप पूछ सकते हो। और कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 बार वीडियो देखो, एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार क्वेश्चनिंग कर लेना। मैं लाइव लेक्चर अभी जो है वो वीक में एक बार तो लाइव लेक्चर रखूंगा ही रखूंगा, डोंट वरी। प्रॉब्लम नंबर 2.12 देखो। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल हैविंग अ मास, लेंथ ढूंढनी है और मास दिया हुआ है 0.1 kg है। तो हमारा जो बॉल होता है टेनिस बॉल, वो शायद 0.1 kg का ही होता है या उससे ज्यादा होता है, लेकिन सपोज 0.1 kg है और उसकी वेलोसिटी दे रखी है आपको 10 मीटर पर 10 सेकेंड। आप सोचो क्या करना है आपको। सो लैम्बडा इज इक्वल टू कितना आएगा, h अपन mv आएगा। h बाय h मीन 6.626 इंटू 10⁻34। m कितना है वो बताओ, 0.1 है और वेलोसिटी 10 है, तो आंसर आएगा 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर। अब सोचो ये कितना हुआ, इसका मतलब ये लैम्बडा कितना हुआ। बहुत छोटा। आप हाँ बहुत छोटा मीन्स 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 और 0.0000006 आई बात समझ में? तो इतना छोटा ओके हुआ यार। तो आप जो जब भी आप टेनिस बॉल को जब थ्रो कर रहे हो ना बच्चों, तब उसकी लैम्बडा होती है वो वी, तो अकॉर्डिंग टू द द ब्रोगली, लेकिन उसकी लैम्बडा इतनी छोटी होती है कि आपको हम लोग उसको प्रैक्टिकली उसको मेजर नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको स्ट्रेट लाइन ही लेते हैं। अगर इसकी जगह इलेक्ट्रॉन होता तो हमें उसका वेव नेचर देखना पड़ता। अगर आप यहाँ पे नहीं देखते हो वेव नेचर तो दिक्कत नहीं आएगी उतनी ज्यादा, क्योंकि लैम्बडा बहुत ही कम है, नियर जीरो है। आई बात समझ में आपको? यस सर। चलो इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। चलो हम लोग अब किसके बारे में देखते हैं बच्चों, 2.13 के बारे में देखते हैं। चलो बताओ 2.13। देखो यहाँ पे भी बहुत इजी है। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छे दिया हुआ है, कई बार नहीं देते हैं। अच्छी बात है दिया है। और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, कितना दिया है काइनेटिक एनर्जी की, बताओ। 3 × 10⁻25 25 क्या, जूल। जूल। हाँ याद रखना, मास हर बार केजी में और वेलोसिटी हर बार मीटर पर क्या आएगा, सेकंड में आएगा। आई बात समझ में? अब आप देखो लैम्बडा इज इक्वल टू h अपन अंडर। क्रिश इट्स योर नॉइज। चलो अब आप बताओ, तो 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय √2 के कितना आएगा वो बताओ, 3 इंटू 10⁻25 और m कितना आएगा। अब आप बताओ क्या होता है। अभी बताओ 9.1 इंटू 3 इंटू 2 कितना आता है बताओ। 6 इंटू 9.1 बताओ। ओके तो आप एक कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, ठीक है। आपको पता है ना यहाँ पे इंटू 10⁻² क्या आना चाहिए हर बार, माइनस कितना आ रहा है ये 56। तो अगर लाइक क्या बोले हम लोग 6 है 56 है, तब इसका हम लोग रूट निकाल सकते हैं। सपोज 55 या फिर 53 या फिर 57 होता, तब हम ट्राई करते हैं कि उसको इवन नंबर में कन्वर्ट करें, ठीक है। यस और नो? यस। Okay. चलो तो आप यहाँ से लैम्डा निकालोगे कि आप आंसर देने वाले हो, तब मैं वेट करूं। निकाल लेंगे सर। दैट्स ऑल। चलो आप लैम्डा यहाँ से निकाल लेना, और जो फाइनली याद रखना
यहाँ पे 10⁻56 है तभी आंसर निकलेगा। और आपका ये जो लैम्बडा है बहुत ही कितना आ रहा था पता है, जैसे अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक 896.7 नैनोमीटर आ रहा है। दैट्स व्हाट। चलो, और अगर डाउट है आपको तो रिजॉइन होते हैं, या फिर आपको एक्सरसाइज के भी द ब्रोगली वाले करने हैं, लिख लो एक्सरसाइज के द ब्रोगली वाले। 2.20 देखो, 2.20, 2.21, 2.60, 2.58, 2.59 एंड 2.60। सभी के सभी सिर्फ एक ही बेस पर, एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस है। लैम्बडा इज इक्वल टू यहाँ h अपन m ही लिखो, या फिर लैम्बडा इज इक्वल टू h अपन √2 km, इन दोनों पे ही वो डिपेंडेंट है और कोई फॉर्मूला नहीं है। इसी फॉर्मूला पे सब आंसर आएंगे। चलो अब बताओ, लिख लिया आपने अच्छे से ये?